मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के इस पावन पर्व पर 125 करोड़ देशवासियों को, विश्व में फैले हुए सभी भारतीयों को लाल किले की प्राचीर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आजादी का ये पर्व 70वां वर्ष एक नया संकल्प, नया उमंग, नई ऊर्जा, राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प पर्व है। आज हम जो आजादी की सांस ले रहे हैं, उसके पीछे लक्षावधि महापुरुषों का बलिदान है, त्याग और तपस्या की गाथा है। जवानी में फांसी के फंदे को चूमने वाले वीरों की याद आती है। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, अनगिनत महापुरुष जिन्होंने देश की आजादी के लिए अविरत संघर्ष किया, और उसी का नतीजा है कि आज हमें स्वराज में आजादी की सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारत एक चिर पुरातन राष्ट्र है। हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल की सांस्कृतिक विरासत है। वेद से विवेकानंद तक, उपनिषद से उपग्रह तक, सुदर्शन चक्रधारी मोहन से लेकर के चरखाधारी मोहन तक, महाभारत के भीम से लेकर के भीमराव तक एक लंबी हमारी इतिहास की यात्रा है, विरासत है। अनेक उतार चढ़ाव इस धरती ने देखे हैं, अनेक पीढ़ियों ने संघर्ष किया है, अनेक पीढ़ियों ने मानव जात को महामूल्य देने के लिए तपस्याएं की है। भारत की उम्र 70 साल नहीं है, लेकिन गुलामी के कालखंड के बाद हमने जो आजादी पाई, एक नई व्यवस्था तक के तहत हमने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ये यात्रा 70 साल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया। अब हम सबका दायित्व है देश को श्रेष्ठ बनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा करने का हम लोगों ने निरंतर प्रयास करना चाहिए। भाइयों बहनों, स्वराज ऐसे नहीं मिला है। जुल्म बेशुमार थे, लेकिन संकल्प अड़िग थे। हर हिंदुस्तानी आजादी के आंदोलन का सिपाही था। हर एक का जज्बा था देश आजाद हो सकता है हर किसी को बलिदान का सौभाग्य नहीं मिला हो सकता है हर किसी को जेल जाने का सौभाग्य न मिला हो,
लेकिन हर हिंदुस्तानी संकल्पबद्ध था, महात्मा जी का नेतृत्व था, सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान की प्रेरणा थी और तब जाकर के स्वराज प्राप्त हुआ है। लेकिन अब स्वराज्य को सुराज्य में बदलना ये 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अगर स्वराज बलिदान के बिना नहीं मिला है तो सुराज भी त्याग के बिना, पुरुषार्थ के बिना, पराक्रम के बिना, समर्पण के बिना, अनुशासन के बिना संभव नहीं होता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासियों के सुराज्य के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी विशेष जिम्मेवारियों की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ना होगा। पंचायत हो या पार्लियामेंट हो, ग्राम प्रधान हो या प्रधानमंत्री हो, हर किसी को, हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सुराज की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होगा, अपनी जिम्मेवारियों को परिपूर्ण करना होगा और तब जाकर के भारत सुराज्य के सपने को पाने में और अधिक देर नहीं करेगा। ये बात सही है। देश के सामने समस्याएं अनेक हैं, लेकिन यह हम न भूलें कि अगर समस्याएं हैं तो इस देश के पास सामर्थ्य भी है। और जब हम सामर्थ्य की शक्ति को लेकर के चलते हैं तो समस्याओं से समाधान के रास्ते भी मिल जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के पास अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ मस्तिष्क भी हैं जो समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। भाइयों बहनों, एक समय था हमारे यहां सरकारें आक्षेपों से घिरी रहती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज सरकार आक्षेपों से घिरी नहीं है, लेकिन अपेक्षाओं से घिरी हुई है। और जब अपेक्षाओं से घिरी रहती है तब ये बात का संकेत होता है कि जब आशा हो, भरोसा हो, उसी की कोख से अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और अपेक्षाएं सुराज की ओर जाने की गति को तेज करती हैं, नए प्राण पुरती हैं और संकल्पों की पूर्ति नित्य निरंतर होती रहती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम लोगों के लिए इस सुराज की यात्रा, आज जब मैं लाल किले की प्राचीर से आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत स्वाभाविक है कि सरकार क्या कर रही है, देश के लिए क्या हो रहा है, देश के लिए क्या होना चाहिए, इन बातों की चर्चा होना बड़ा स्वाभाविक है। मैं भी बहुत बड़ा लंबा सरकार के कार्यकाज का हिसाब आपके सामने रख सकता हूं, बहुत सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। 2 साल के कार्यकाल में अनगिनत इनिशिएटिव, अनगिनत काम, लेकिन अगर उस ब्यौरा देने जाऊंगा मैं
तो पता नहीं हफ्ते भर मुझे लाल किले की प्राचीर से बोलते रहना पड़ेगा। और इसलिए मैं उस मोह के बजाय आज कार्य की नहीं, इस सरकार की कार्य संस्कृति के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कभी कभी कार्य का तो लेखा जोखा करना सरल होता है, लेकिन कार्य संस्कृति को जब तक गहराई में न जाए, जानना, समझना, पहचानना सामान्य मानवी के लिए सरल नहीं होता है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं सिर्फ नीति की नहीं, नियत की भी और निर्णय की भी बात कर रहा हूं। भाइयों बहनों, सिर्फ दिशा नहीं, एक व्यापक दृष्टिकोण का मसला है। सिर्फ रूपरेखा नहीं, ये रूपांतरण का संकल्प है। ये लोक आकांक्षा, लोकतंत्र और लोक समर्थन का त्रिवेणी धारा है। ये मति भी है, ये सहमति भी है, ये गति भी है और प्रगति का एहसास भी है। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज जब सुराज की बात करता हूं, तब सुराज का सीधा सीधा मतलब है हमारे देश के सामान्य से सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव लाना। सुराज का मतलब है शासन सामान्य मानवी के प्रति संवेदनशील हो, जिम्मेवार हो और जन सामान्य के प्रति समर्पित हो। और तब जाकर के गुड गवर्नेंस पर बल देना होता है। हर किसी के दायित्व को टटोलते रहना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये उसकी जड़ में होनी चाहिए, वहीं से रसकस प्राप्त होना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, शासन संवेदनशील होना चाहिए। हमें याद है कि वो भी एक दिन थे जब किसी बड़े अस्पताल में जाना हो तो कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। एम्स में लोग आते थे, 2-2, 3-3 दिन बिताते थे, तब जाकर के कब उनको जांचा परखा जाएगा उसका तय होता था। आज उन सारी व्यवस्थाओं को हम बदल पाए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है, तय समय पर पेशेंट आए तो उसका काम शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड भी उसको ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। और हम इसको आरोग्य के क्षेत्र में देशव्यापी एक कल्चर के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आज सरकार के बड़े बड़े 40 से अधिक अस्पतालों में इस व्यवस्था को किया है, लेकिन इसका मूल मंत्र शासन संवेदनशील होना चाहिए। भाइयों बहनों, शासन उत्तरदायी होना चाहिए। अगर शासन उत्तरदायी नहीं होता है तो जन सामान्य की समस्याएं ऐसे की ऐसी लटकी रहती है। बदलाव कैसे आता है? टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन एक समय था रेल टिकट, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को रेल टिकट का संबंध आता है, रेल से संबंध आता है, गरीबों का संबंध आता है। पहले आधुनिक टेक्नोलॉजी से 1 मिनट में
सिर्फ 2000 टिकट निकल पाती थी, और वो भी जो उस जमाने में जिसने देखा होगा वो चक्कर घूमता रहता था, पता नहीं कब वेबसाइट खुले। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि आज 1 मिनट में 15,000 रेल टिकट मिलना संभव हो गया है। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सामान्य मानवीय की आवश्यकता और अपेक्षाओं के लिए किस प्रकार के कदम उठाती है, सरकार में जवाबदेही होनी चाहिए। सारे देश में एक वर्ग है, खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको जब मिलो कभी कभी वो पुलिस से ज्यादा इनकम टैक्स वालों से परेशान हुआ करता है। स्थिति मुझे बदलनी है और मैं लगा हूं, बदल के रहूंगा। लेकिन एक समय था जब सामान्य ईमानदार नागरिक अपना इनकम टैक्स में पैसा देता था और बेचारा केयरफुली 2 रुपया ज्यादा ही दे देता था, उसको लगता था भाई पीछे से कोई तकलीफ ना हो। लेकिन एक बार सरकारी खजाने में धन आ गया तो रिफंड लेने के लिए उसको चने चबाने पड़ते थे, सिफारिश लगानी पड़ती थी, और महीनों तक नागरिक के हक का पैसा सरकारी खजाने से जाने में टालम टोल हुआ करता था। आज हमने ऑनलाइन रिफंड देने की व्यवस्था की। हफ्ते, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आज रिफंड मिलना शुरू हो गया। जो आज मुझे टीवी पर सुनते होंगे उनको भी यह बात ध्यान में आती होगी, हाँ भाई मेरा रिफंड तो सीधा सीधा मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं किया, आ गया था। तो ये उत्तरदायी और जवाबदेही, इन सारे जो प्रयास होते हैं उसका परिणाम है। शासन में सुराज के लिए पारदर्शिता को बल देना उतना ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं आज समाज में पहले से एक विश्वव्यापी संपर्क संबंध धीरे धीरे सहज बनता जा रहा है। मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपना पासपोर्ट हो, पहला जमाना था साल में करीब 40 लाख 50 लाख पासपोर्ट के लिए अर्जियां आती थी। आजकल 2-2 करोड़ लोग पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं। भाइयों बहनों, पहले पासपोर्ट पाने में अगर सिफारिश नहीं है तो 4-6 महीने तो यूं ही जांच पड़ताल में चले जाते थे। हमने उस स्थिति को बदला और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि करीब हफ्ते 2 हफ्ते में नागरिकों के हक में जो पासपोर्ट है उसको पहुंचा दिया जाता है। और पारदर्शिता, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई टालम टोल की जरूरत नहीं। आज मैं कह सकता हूं सिर्फ 2015-16 में 1.25 करोड़ पासपोर्ट इतने कम समय में देने का हमने काम किया है। सुराज में शासन में दक्षता भी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, और इसलिए हमारे यहां पहले किसी कंपनी को अपना कोई कारखाना लगाना है, कारोबार करना है तो अप्लाई करते थे। सिर्फ रजिस्ट्रेशन का काम था, वो देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन 6-6 महीने तो यही निकलते जाते थे। भाइयों बहनों, अगर दक्षता लाई जाए तो उसी सरकार, वही नियम, वही मुलाजिम, वही कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम आज 24 घंटे में करने के लिए सज्ज हो गए हैं और कर रहे हैं। अकेले पिछले जुलाई में 900 से ज्यादा ऐसे रजिस्ट्रेशन का काम उन्होंने कर दिया। भाइयों बहनों, सुराज्य के लिए सुशासन भी जरूरी है, गुड गवर्नेंस भी जरूरी है, और उस गुड गवर्नेंस के लिए
हमने जो कदम उठाए, मैंने पिछले बार यहां लाल किले से कहा था कि हम ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकार के इन पदों को इंटरव्यू से बाहर कर देंगे, मेरिट के आधार पर उसको जॉब मिल जाएगा। हमने करीब करीब 9,000 पद ऐसे खोज के निकाले हैं और जिसमें हजारों लाखों लोगों की भर्ती होनी है। अब इन 9,000 पदों पर कोई इंटरव्यू प्रक्रिया नहीं होगी। मेरे नौजवानों को इंटरव्यू देने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। भ्रष्टाचार और दलालों के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे और इस काम को लागू कर दिया गया है। भाइयों बहनों, देश एक समय था कि सरकार को योजना घोषित करे, सिर्फ इतना बता देंगे करेंगे, तो सामान्य मानवी संतुष्ट हो जाता था। उसको लगता था चलिए अब होगा कुछ। एक समय आया जब योजना का ड्राइंग आए नहीं, तब तक लोग अपेक्षा करते थे, भाई बताओ प्लान बताओ। फिर समय आया कि जरा बजट बताओ, लोग मांगते थे। आज 70 साल में देश का मन भी बदला है। वो योजनाओं की घोषणा से संतुष्ट नहीं होता है, प्लान दिखाने से संतुष्ट नहीं होता है। उसको बजट प्रोविजन कर दिया तो वो मानने को तैयार नहीं है। वो तब मानता है जब धरती पर चीजें उतरती हैं, तब मानता है। और धरती पर हम पुरानी रफ्तार से चीजों को नहीं उतार सकते। हमें अपने काम की रफ्तार को तेज करना पड़ेगा, गति को और आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हम कहते हैं। हमारे देश में ग्रामीण सड़क हर गांव के नागरिक की अपेक्षा रहती है कि उसको एक पक्की सड़क मिले। काम बहुत बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विशेष ध्यान देकर के इसको शुरू किया था और बाद में भी सरकार ने इसको कंटिन्यू किया, आगे बढ़ाया। हमने उसमें गति देने का प्रयास किया है। पहले एक दिन में 70-75 किलोमीटर का ग्रामीण सड़क का काम हुआ करता था। आज उस रफ्तार को तेज करके हम प्रतिदिन 100 किलोमीटर की ओर ले गए हैं। ये गति आने वाले दिनों में सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं को पूर्ण करेगी। हमारे देश में ऊर्जा और उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी, इस पर हमारा बल है। एक समय था जो हमारे देश में इतने सालों में आजादी के बाद विंड एनर्जी में काम हुआ, पवन ऊर्जा में काम हुआ। पिछले एक साल के भीतर भीतर करीब करीब 40% उसमें हमने वृद्धि की है। यह है उसकी गति का मायना। सोलर एनर्जी, पूरा विश्व सोलर एनर्जी की ओर बल दे रहा है। हमने 116% बढ़ोतरी की है। ये बहुत बड़ा, ये इंक्रीमेंटल चेंज नहीं है, ये बहुत बड़ा हाई जंप है। हम चीजों को उसके क्वांटम की दृष्टि से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे देश में हमारी सरकार बनने के पहले अगर ऊर्जा का उत्पादन है तो ऊर्जा पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन भी चाहिए और अच्छी ट्रांसमिशन लाइन की व्यवस्था चाहिए। हमारी सरकार बनने के पहले के 2 साल, हमारे पूर्व के 2 साल, एक दिन में, एक साल में करीब 30-35 हजार किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन डाली जाती थी। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि आज ये काम करीब करीब 50,000 किलोमीटर हमने पहुंचाया है। ये गति बढ़ाने का काम किया है। अगर पिछले 10 साल का रेल लाइन कमीशनिंग की बात करें, और कमीशनिंग का मतलब होता है ट्रेन चलने योग्य हो जाना, सारे ट्रायल पूरे हो जाना। पहले 10 साल में 1500 किलोमीटर का हिसाब था और आज मुझे 2 साल में 3500 किलोमीटर का काम करने में हम सफल हुए। ये गति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों,
आज आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ करके डायरेक्ट बेनिफिट के लिए जो भी लीकेजेस उसको रोक करके काम करने पर हम बल दे रहे हैं। पहले की सरकार में सरकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने में करीब 4 करोड़ लोगों को जोड़ा पाया था। आज मुझे संतोष के साथ कहना है कि 4 करोड़ पर काम वहां हुआ था, आज हमने 70 करोड़ नागरिकों को आधार और सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का काम पूरा कर दिया है और जो बाकी है उनको भी पूरा करने का काम चल रहा है। हमारे यहां मध्यम वर्ग का मानवी हो, सामान्य मानवी हो, उसको आज जैसे कार घर में हो उसको प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। एक वक्त था कि घर में गैस का चूल्हा हो तो उसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है, एक समाज में स्टेटस के रूप में माना जाता था। देश आजाद होने के 60 साल के दरमियान ये रसोई गैस करीब 14 करोड़ लोगों को 60 साल में मिला था। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा संतोष है कि एक तरफ 60 साल में 14 करोड़ रसोई गैस के कनेक्शन और हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए। कहां 60 साल के 14 करोड़ और कहां 60 सप्ताह के 4 करोड़। ये गति है जो सामान्य मानव की जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ में आज बदलाव लाने के लिए संभव हुआ है। हमने कानूनों की जंजालों की सफाई का भी काम आरंभ किया है। कानूनों का बोझ सरकार को भी, न्यायपालिका के लिए भी और नागरिक के लिए भी उलझने पैदा करता रहता है। हमने खोजबीन करके करीब 1700 ऐसे कानून निकाले हैं। 1250 करीब ऑलरेडी पार्लियामेंट के द्वारा उसको निरस्त कर दिए हैं और बाकियों को भी निरस्त करने की दिशा में जाकर के उस सफाई अभियान को भी हम चलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कभी कभी देश में एक स्वभाव बन गया था कि ये काम तो हो सकता है, ये काम तो नहीं हो सकता है, भाई अभी तो नहीं होगा, कभी होगा तो पता नहीं। निराशा ये हमारा मिजाज बनता जा रहा था। इसको ब्रेक थ्रू करना, शासन में ऊर्जा भरना और जब कोई सिद्धि दिखती है तो उत्साह भी बढ़ता है, ऊर्जा भी बढ़ती है, संकल्प भी बड़ा शार्प हो जाता है और परिणाम भी निकट नजर आने लग जाते हैं। भाइयों बहनों, हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना, एक प्रकार से असंभव काम था। इतने सालों से बैंक थी, सरकारें थी, राष्ट्रीयकरण हो चुका था, लेकिन सामान्य व्यक्ति देश की अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाता था। भाइयों बहनों, 21 करोड़ परिवारों को, 21 करोड़ नागरिकों को जनधन योजना में जोड़ करके असंभव को संभव हुआ। और यह संभव ये सरकार के खजाने में, सरकार की क्रेडिट का विषय नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और इसलिए मैं इस काम को करने के लिए मेरे 125 करोड़ देशवासियों का नमन करता हूं। आज हिंदुस्तान के गांवों में नारी गौरव का अभियान, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है, खुले में शौच बंद होना चाहिए, गांव में टॉयलेट बनना चाहिए। पहली बार जब मुझे लाल किले की प्राचीर से आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, उस दिन मैंने अपनी भावना को व्यक्त किया था कि मेरा देश ऐसे कैसे हो सकता है। आज मैं कह सकता हूं कि इतने कम समय में हिंदुस्तान के गांवों में 2 करोड़ से ज्यादा शौचालय बन चुके हैं। 70,000 से अधिक गांव आज खुले में शौच जाने की परंपरा से मुक्त हो चुके हैं। सामान्य जीवन में बदलाव लाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसी लाल किले की प्राचीर से मैंने पिछले साल कहा था कि 1000 दिन में हम उन 18,000 गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची है, आजादी के 70 साल होने जा रहे हैं,
उन्होंने अब तक बिजली नहीं देखा, 18वीं शताब्दी में जीने के लिए वो मजबूर हुआ करते थे। हमने बीड़ा उठाया, असंभव को संभव करने का संकल्प किया, और आज मुझे खुशी के साथ कहना है 1000 दिन में अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, आधे से भी काफी दूर है, उसके बाद भी 18,000 गांवों में से 10,000 गांवों में आज बिजली पहुंच गई है। और मुझे बताया गया कि उनमें से कई गांव हैं जो आज पहली बार टीवी पर ये भारत के आजादी के जश्न को वहां बैठे बैठे देख रहे हैं। मैं उन गांवों को भी आज यहां से विशेष शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, दिल्ली से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर हम यात्रा करें तो 3 घंटे लगेंगे। दिल्ली से 3 घंटे की दूरी पर हाथरस इलाके में एक गांव नगला फटेला, ये नगला फटेला 3 घंटे लगते हैं पहुंचने में, 3 घंटे, लेकिन बिजली को पहुंचने में 70 साल लग गए मेरे भाइयों बहनों, 70 साल। और इसलिए हमने उन कामों पर, हम किस कार्य संस्कृति से काम कर रहे हैं, इसका मैं परिचय करवा रहा हूं। भाइयों बहनों, एलईडी बल्ब विज्ञान ने, अनुसंधान करने वालों ने हर नागरिक की भलाई के लिए उसको विकसित किया, लेकिन भारत में 350 रुपये में एलईडी बल्ब बिकता था। कौन खरीदेगा? और सरकार को भी लगता था कि भाई ठीक है, ये तो हो गया, कोई काम करता होगा। बात ऐसे नहीं चलती। अगर एलईडी बल्ब से हिंदुस्तान के सामान्य मानव के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, पर्यावरण में बदलाव लाया जा सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है, तो फिर सरकार ने उसमें कोशिश करनी चाहिए। सरकार का स्वभाव रहता है, जहां टांग न अड़ानी चाहिए वहां अड़ा देता है, और जहां अड़ानी चाहिए वहां अड़ा नहीं देता, भाग जाता है। यह स्थिति, यह कार्य संस्कृति बदलने का हमने प्रयास किया है, और इसलिए 350 रुपये में बिकने वाला बल्ब, सरकारी इंटरवेंशन का परिणाम यह हुआ कि आज हम 50 रुपये में वो बल्ब बांट रहे हैं। कहां 350 और कहां 50। मैं ये पूछना नहीं चाहता हूं ये रुपये कहां जाते थे, लेकिन 13 करोड़ बल्ब अब तक बांटे गए हैं। हमारे देश की राजनीति लोकरंजक बन गई है, लोकरंजक अर्थनीति की बन चुकी है। अगर सरकारी खजाने से उसको हर बल्ब के पीछे 300 रुपया दिया गया होता तो वाहवाही होती, ये अच्छा प्रधानमंत्री हैं, हमारी जेब में 300 रुपया डाल दिया। लेकिन हमने 50 रुपए में बल्ब देकर के उसके हजारों रुपये बचाने में मदद की है। 13 करोड़ बल्ब बढ़ चुके हैं, 77 करोड़ बल्ब बांटने का संकल्प है। और मैं आज देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप भी अपने घर में एलईडी बल्ब लगाइए, साल भर का 250, 300, 500 रुपया बचाइए और देश की ऊर्जा बचाइए, देश के पर्यावरण को बचाइए। जिस समय 77 करोड़ एलईडी बल्ब लग जाएंगे, हिंदुस्तान का 20,000 मेगावाट बिजली बच जाएगी। और जब 20,000 मेगावाट बिजली बचेगी, मतलब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया बच जाएगा। भाइयों बहनों, आप अपने घर में एक एलईडी बल्ब लगा करके देश के 1.25 लाख करोड़ बचा सकते हैं। 20,000 मेगावाट बिजली बचा करके हम ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। हम देश के पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, और यह सामान्य मानवी दे सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने उस दिशा में काम किया, असंभव से संभव काम। आपको मालूम है, हम ऊर्जा पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर विश्व के अन्य देशों पर निर्भर है, और इसके कारण लंबे काल के एग्रीमेंट हुए हैं ताकि हमें लंबे अरसे तक निश्चित दाम से चीजें मिलती रहे। कतर के साथ गैस का हमारा एग्रीमेंट
2024 तक का है, लेकिन दाम इतने हैं कि हमें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महंगा पड़ता है। हमारे विदेश नीति के संबंधों का परिणाम यह आया कि कतार के साथ फिर से बात की, जो एग्रीमेंट हो चुका था, जो कतार का हक था, 2024 तक हम उस भाव से गैस लेने के लिए बंधे हुए थे, हमने उनसे वार्ता की और मैं आज संतोष के साथ कहता हूं, असंभव भी वो संभव हो गया और उन्होंने अपने दाम को रीनेगोशिएट किया और हिंदुस्तान के खजाने से 20,000 करोड़ रुपया बच जाएगा। 20,000 करोड़ रुपया वो लेने के हकदार थे, लेकिन हमारे संबंधों का रूप बना है, हमारी नीतियों के स्वरूप बना है कि जिसके कारण हम उसको कर पाए। चाबहार का पोर्ट जो मध्य एशिया के साथ हमें जोड़ने के एक अहम कड़ी है, सब सरकारों में लगातार बातें होती रही, प्रयास होते रहे। आज मुझे वो असंभव काम को संभव करते देख संतोष हो रहा है। जब ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर के चाबहार पोर्ट के निर्माण के लिए कदम उठाने की दिशा में नक्कर योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तब असंभव काम संभव हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, एक बात जिसको मैं इस विषय में आपसे कहना चाहूंगा, जो सामान्य मानवीय से जुड़ी हुई है, वो है महंगाई। ये बात सही है कि पहले की सरकार में इन्फ्लेशन रेट 10% को भी पार कर गया था। हमारे लगातार कदमों के कारण इन्फ्लेशन रेट हमने 6% से ऊपर जाने नहीं दिया है। इतना ही नहीं, अभी तो हमने रिजर्व बैंक के साथ समझौता किया है कि 4% 2 प्लस माइनस के साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की दिशा में रिजर्व बैंक कदम उठाए। इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बैलेंस की जो चर्चाएं होती थी, उसे ऊपर उठ करके भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करे। लेकिन इसके बावजूद भी 2 साल देश में अकाल रहा। सब्जियों के दाम पर अकाल का प्रभाव तुरंत होता है, मार्केट की कमी का प्रभाव होता है, उसके कारण कुछ दिक्कतें जरूर आई। 2 साल के अकाल के कारण दाल के उत्पादन की गिरावट भी चिंता का विषय बना। लेकिन भाइयों बहनों, इसके बावजूद भी अगर जिस प्रकार से पहले महंगाई बढ़ती थी, अगर उसी रफ्तार से बढ़ी होती तो पता नहीं मेरे देश के गरीब का क्या होता। इसको रोकने में हमने भरपूर कोशिश की है, लेकिन फिर भी ये सरकार अपेक्षाओं से घिरी सरकार है। आपकी, मेरे देशवासियों, अपेक्षाएं स्वाभाविक है, लेकिन मैं उस दिशा में प्रयत्न करने में कोई कोताही नहीं बरतने दूंगा। जितना प्रयास मुझसे होगा मैं करता रहूंगा और गरीब की थाली को महंगी नहीं होने दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह देश गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है। देश के लिए बलिदान की गाथा, सिख गुरुओं की परंपरा, यह देश कैसे भूल सकता है। और जब गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती हम मना रहे हैं, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात बड़े अच्छे ढंग से कही। गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे, जिस हाथ ने कभी सेवा न की हो, जिस हाथ में कभी कोई काम न हुआ हो, जो हाथ मजदूरी से मजबूत न हुए हो, जिन हाथों को काम करते करते हाथे में गांठें न बन गई हो, उस हाथ को मैं पवित्र हाथ कैसे मान सकता हूं, ये गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं। तो से छोड़ करके एम्पावरमेंट पर ध्यान बल रहे हैं। और जब देश एम्पावर होता है तो मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में नई योजनाएं घोषित करने से सरकारें पहचान बन जाती है, लेकिन पुरानी योजनाएं वो ऐसे लुढ़क जाती हैं
सरकार एक कंटिन्यूटी होती है। अगर पहले की सरकारों ने भी कोई काम किया है तो देश का भला इसमें है कि उसकी कुछ कमियां जरूर दूर करें, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपकी सरकार था, हम नहीं करेंगे तो हमारी सरकारें करेंगे, ये अहंकार लोकतंत्र में नहीं चलता है। और इसलिए हमने सर झुका करके पुरानी सरकारों के काम को भी उतनी ही तवज्जो दी है, और ये हमारी कार्य संस्कृति का परिचायक है, क्योंकि देश अखंड अविरत व्यवस्था है और उस व्यवस्था को हम चलाना चाहते हैं। और उसी के तहत मैंने एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं, हर महीने खुद रिव्यू करता हूं, खुद बैठता हूं। आपको हैरानी होगी, 7.5 लाख करोड़ रुपए के करीब 118 प्रोजेक्ट वो किसी न किसी सरकार ने कभी प्रारंभ किए थे, सोचा था, योजना बनाई थी, ऐसे लटके पड़े थे। उनको मैंने बाहर निकाला, मैंने कहा पूरा करो, इतने रुपये बर्बाद हुए और जोड़ करके काम को पूरा करो। आज वो काम पूरे हो रहे हैं। हमने एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया, जिसको मैंने अलग से कहा कि जरा देखिए ऐसे कौन से काम थे जो किसी समय शुरू हुए, कोई 20 साल पहले, कोई 25 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 15 साल पहले लटके पड़े थे। आज जो लोग उस इलाके में रहते हैं उनको पता है, करीब 10 लाख करोड़ रुपए के 270 प्रोजेक्ट ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए जो किसी सरकार ने शिलान्यास किया होगा, किसी ने 1000-2000 करोड़ रुपया लगा दिया होगा, लेकिन बाद में वो मिट्टी में मिलता चला जा रहा था। उसको हमने फिर से काम करने के लिए उस अटकी हुई योजनाओं को, भाइयों बहनों, योजनाओं का अटकना, योजनाओं का डिलेड होना, रुपयों की बर्बादी होना एक प्रकार से क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, और उससे हमने पार करने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, रेलवे प्रोजेक्ट की मंजूरियां 2-2 साल लगते थे। ट्रेन जा रही है, ऊपर ब्रिज बनाना है, दोनों तरफ रास्ते बन चुके हैं, 2-2 साल लग जाते थे। भाइयों बहनों, आज वो काम 3 महीना, 4 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की गति हम ले आए हैं। भाइयों बहनों, हम कितना ही काम करें, कितनी ही योजना बनाएं, लेकिन सरकार सुशांत के लिए लास्ट मैन डिलीवरी, आखिरी इंसान को उसका लाभ कैसे मिलता है, उस पर ध्यान देना होता है। भाइयों बहनों, जब नीति साफ हो, नियत स्पष्ट रूप से हो, साफ नीति, स्पष्ट नीति, साफ नियत, स्पष्ट नियत होती है, तब निर्णय करने का जज्बा भी कुछ और होता है, और इसलिए निर्णय बेझिझक हो सकते हैं। हमारी सरकार स्पष्ट नीतियों के कारण, साफ नियत के कारण बेझिझक निर्णय करके चीजों को आगे बढ़ाने में और लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दे रही है। हमने देखा है, अगर उत्तर प्रदेश के अखबार देखोगे, हर वर्ष गन्ना किसानों का बकाया ये हर बार चर्चा में रहता था। शुगर मिल ये नहीं करती, राज्य सरकार ये नहीं करते, गन्ने किसान को ये परेशानी है। हजारों करोड़ रुपयों का बकाया था, हजारों करोड़ रुपया का। हमने इसके पीछे योजनाएं बनाई, पीछे लग गए। लास्ट मैन डिलीवरी, किसान के घर तक पैसा पहुंचना चाहिए। पुराना जो बकाया था, हजारों करोड़ बकाया था, भाइयों बहनों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं 99.5% पुराना बकाया चुकता कर दिया गया। ये बहुत सालों के बाद पहली बार हुआ। इस बार का जो गन्ने का व्यापार हुआ, गन्ना खरीदा गया, आज मैं कह सकता हूं संतोष के साथ, अब तक करीब 95% किसानों को गन्ने का दाम चुका दिया गया है, और 5% भी बचा होगा, आने वाले दिनों में जरूर बच जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, एलपीजी के गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को देने का हमने बीड़ा उठाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मेरी गरीब मां को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का अभियान बहुत तेजी से चलाया है। 5 करोड़ गरीब परिवारों को जब गैस का चूल्हा पहुंचेगा, और 3 साल में करने का बीड़ा उठाया, काम चल रहा है। करीब 50 लाख तक हम पहुंच चुके हैं।
और वो भी सिर्फ पिछले 100 दिन के अंदर ये काम कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, हो सकता है 3 साल के पहले भी इस काम को हम पूरा कर लें। लास्ट माइल डिलीवरी, उस पर हम बल देना चाहते हैं। हमारी पोस्ट ऑफिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट्सएप, मैसेजेस, ऑनलाइन ईमेल, इनके कारण धीरे धीरे पोस्ट इरेलेवेंट हो जाए। डाकघर हमारा जो हमारी एक पहचान है, हमने इस डाकघरों को पुनर्जीवित करना, पुनर्ताकतवर बनाने का। डाकघर गरीब और छोटे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। सरकार का प्रतिनिधि अगर कोई हिंदुस्तान के सामान्य मानवी से प्यार से जुड़ा हुआ होता है तो वो डाकिया होता है। डाकिये को हर कोई प्यार करता है, डाकिया हर किसी को प्यार करता है, लेकिन उस डाकिये की तरफ कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमने बैंकों को पेमेंट बैंक, हमारे पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक में कन्वर्ट करने की दिशा में काम उठाया है। ये पेमेंट बैंक बनने से एक साथ देश के गांव तक बैंकों का जाल बिठेगा, जनधन अकाउंट का लाभ मिलेगा और सामान्य मानवी मनरेगा का पैसा भी अब आधार के द्वारा उसके खाते में जा रहा है। करप्शन कम हो रहा है। उसमें ये बैंकों का जो पेमेंट बैंक बनाने में पोस्ट ऑफिस का हमारा काम है, उसका लाभ होगा। भाइयों बहनों, हमारे देश में जो भी पीएसयू बनते हैं, वे पीएसयू या तो गड्ढे में जाने के लिए बनते हैं, या तो लुढ़क जाने के लिए बनते हैं, या ताले लगने के लिए बनते हैं, या फिर बेचने के लिए बनते हैं। ये उसका इतिहास रहा है। हमने एक नई कार्य संस्कृति लाने का प्रयास किया है और आज मैं पहली बार संतोष के साथ कहता हूं, जो एयर इंडिया पूरी तरह बदनाम हुआ करता था, पिछले साल हम एयर इंडिया के हम उसके ऑपरेशनल प्रॉफिट में लाने में सफल हुए हैं। बीएसएनएल, सारी दुनिया की टेलीकॉम कंपनियां कमा रही हैं, बीएसएनएल गड्ढे में जा रहा था। पहली बार बीएसएनएल को ऑपरेशनल प्रॉफिट में लाने में हमें सफलता मिली है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कभी फायदे में आएगा कि नहीं मानते नहीं थे, आज शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया फायदे में आया है। एक जमाना था बिजली का कारखाना अगले हफ्ते चलेगा कि नहीं चलेगा, कोयला आएगा कि नहीं आएगा, कितने बिजली के कारखाने कोयले के भाव में बंद पड़े, यही खबरें हुआ करती थी। आज कोयला बिजली के कारखाने के दरवाजे पर खड़ा हुआ है, महीनों तक जितनी चाहिए उसके दरवाजे पर आकर के खड़ा हुआ है। भाइयों बहनों, इस काम को हमने किया है। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे देश में बड़े बड़े करप्शन की चर्चाएं तो होती है, लेकिन करप्शन समाज में निचले स्तर तक इस प्रकार से गरीब आदमी को लूटता रहा है, इस प्रकार से पैसे बर्बाद होते रहे, ये मैंने भली भांति देखा है। हमने आधार कार्ड को, आधार नंबर को सरकारी योजनाओं से जोड़ा और सरकारी योजनाओं के कारण भाइयों बहनों, एक समय था जब हम ये देख रहे भाई विधवा पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था हो, माइनॉरिटी के लिए कोई व्यवस्था हो, सरकारी खजाने से पैसे जाते थे, लाभार्थियों की सूची भी आती थी। लेकिन जब हमने जरा गहराई से देखा तो हमारे ध्यान में आया कि जिनका जन्म भी नहीं हुआ है इस दुनिया में, जिसने जन्म नहीं लिया, ऐसे लोग भी सूची में हैं